प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी मार्केट्स के हालात पिछले कुछ महीनों से अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग के काफ़ी क्वेरीज भी आते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, रिटर्न कम हो गया, तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में हम किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये जो अननेसरी हेडेक है ना उससे हम बच सकें। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। इस वीडियो में मैं डेट म्यूचुअल फंड्स को अच्छी तरह से कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर भी ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत मदद करेगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करते हैं कि मैं कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता हूं, और नंबर सेकंड आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करते हैं कि मुझे कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप इक्विटी के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा आता है। मीडियम टर्म का मतलब हुआ 5 ईयर टू 10 ईयर, और लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ मोर देन 10 ईयर्स। तो ये तो क्लियर है कि भाई वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है इक्विटी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि कई बार आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता है ना। कभी कभी आपको कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कभी कभी आपको 1 2 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स आप इक्विटी प्रोडक्ट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भाई इक्विटी में ठीक है रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि वहाँ रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इक्विटी में हम सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए जिस पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि बीच में पैसा ना निकालना पड़े। पता चला आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत हो गई और मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है, उस समय निकालेंगे तो मोस्टली आपका ना प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो चुका होगा या फिर रिटर्न कम हो चुका होगा। तो ऑफकोर्स इस तरह की गलती तो हमें करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भाई अगर शॉर्ट टर्म का ये जो होराइजन है, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल हो सकता है, एक ये। उसके बाद ये भी हमें देखना है कि देखिए अलग अलग सालों में अलग अलग एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अच्छा या ख़राब होता रहता है, ठीक है। अब जैसे इक्विटी हुआ ना, मतलब कुछ सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न, लेकिन अब देखिए कुछ महीनों से निगेटिव रिटर्न आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से गोल्ड देखिए, ये तीसरा साल चल रहा है बहुत अच्छा रिटर्न। डेट देखिए कुछ सालों तक कोई खास रिटर्न नहीं आया, लेकिन अब फिर से देखेंगे तो रिटर्न आने लगा है डेट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही जो भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, पूरा पैसा सिर्फ एक एसेट क्लास में नहीं डालते हैं। बेसिस आवर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन हम ट्राई करते हैं कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखें ना। जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उसे हम इक्विटी में डाल देंगे, मीडियम टर्म का पैसा है थोड़ा कम रिस्क की इक्विटी में भी कम रिस्क ज़्यादा रिस्क होता है, तो बहुत मिड कैप स्मॉल कैप तो 10 ईयर प्लस, लार्ज कैप फ्लैक्सी कैप तो 5 to 10 ईयर्स मीडियम टर्म, और उससे नीचे का पैसा कोशिश करेंगे कि भाई डेट में डालें। इसके अलावा अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो बिल्कुल वहाँ भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उससे भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम ऑफकोर्स डेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए डेट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें ऑफकोर्स हमें कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर इस समय। आपने ऑलरेडी देखा, कई बार हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आरबीआई रेट कट करेगा, चांसेस है, तो रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात, जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का फिगर आया है ना वो बहुत घट कर आया है। इन्फ्लेशन आया है जैन का 4.31%, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले घट रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़ीरो हो गया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे सर अभी ज़्यादा, सही बात है ज़्यादा, इसीलिए 4.3% आया है, नहीं तो और घट जाता। और ये इन्फ्लेशन सभी कुछ मिलाकर आता है, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन नहीं, उसका नंबर अलग होता है। तो ये पहले के मुकाबले कम हो रहा है और आने वाले महीनों में और भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा रेट कट करेगा। एक रेट कट तो अप्रैल में माना जा रहा है कि एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट होगा, और फिर सेकेंड हाफ में भी 1 से 2 रेट कट होगा। बेसिस मार्केट कंडीशन देखना होगा, इन्फ्लेशन उस समय कैसा रहता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कैसा रहता है, डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, रुपी ज़्यादा डिप्रिसिएट करता है कि नहीं, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, कुछ रेट कट और है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर हो और वहाँ से उम्मीद है कि भाई अब नीचे आ सकता है, तो वो डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेट प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि
मैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ यही प्रोडक्ट, बहुत सारा, लाइक गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है ना, लाइक जब भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबको डेट प्रोडक्ट माना जा सकता है। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी है। उसी तरह जो एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक के साथ करते हैं, या फिर आरडी करते हैं, वो भी फिक्स्ड इनकम का डेट पेपर्स है। उसी तरह से अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी डेट इन्वेस्टमेंट है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड भी एक डेट इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना, डेट म्यूचुअल फंड में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1 आपको देखना होता है कि क्रेडिट रेटिंग कैसा है, या किसी भी बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें, ठीक है। अगर कोई डेट प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और वहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम होगा, ठीक है। तो डेट के लिए जब भी जाएं तो अननेसेसरी रिस्क कभी ना लें। रिस्क लेना है तो इक्विटी में जाएं प्लीज़। डेट में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। तो क्रेडिट रेटिंग हमेशा इंश्योर करें कि भाई जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल या डबल ए रेंज में हो, उससे नीचे ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि A+ A- में चले जाएं, ट्रिपल बी में चले जाएं, वहाँ पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। ट्रिपल ए डबल ए उससे नीचे ना जाएं। क्रेडिट रेटिंग हमेशा चेक करें, नंबर 1। उसके बाद देखिए, अभी क्या हो रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आने के चांसेस हैं इंडिया में, और भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन के लिए आप ये समझ लें कि जब भी इंटरेस्ट रेट मूव करेगा ना, तो वहाँ पे जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो इंटरेस्ट रेट के मुकाबले उल्टा मूव करता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे अभी नीचे जाने वाला है ना, तो बॉन्ड का जो प्राइस है, दैट इज़ आपका रिटर्न जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। तो डेट में जब भी आपको इन्वेस्ट करना रहे ना, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे ज़्यादा सही समय होता है। और ऑफकोर्स 2 साल का होराइजन यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि इस साल भी रेट कट होगा, और अगर थोड़ा कम हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी रेट कट होगा। तो इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट 2 साल तो बिल्कुल लग रहा है कि थोड़ा नीचे रहेगा, और डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं, वहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए कि वैसे डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, तो वहाँ पर रिटर्न्स बढ़कर आएंगे। इसको आगे भी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। उसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करें तो YTM जरूर चेक करें, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ, जैसे कोई बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं, उसका YTM मान लीजिए 8% है, मतलब रिटर्न 8% वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक, मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है, तो 10 साल तक अगर आप अपने पास उसको रखते हैं, बीच में नहीं बेचते हैं, तो 8% का रिटर्न वहाँ मिलेगा। यही होता है YTM। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी YTM आपको लिखा मिलेगा ना, तो रफली मतलब YTM। उसके बाद ऑफकोर्स डेट का एक्सपेंस रेशियो भी होता है, तो YTM से हम एक्सपेंस रेशियो घटाएंगे, और प्लस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का भी थोड़ा रिटर्न पे फर्क पड़ता है। तो रफली उस तरह का रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड्स जनरेट करते हैं। तो YTM भी जरूर चेक कर लें, ड्यूरेशन चेक कर लें, YTM चेक कर लें, क्रेडिट रेटिंग चेक कर लें। डेट में ये सब जरूर चेक करें, इसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डेट के बारे में बता देता हूँ कि भाई डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसे इक्विटी में बहुत सारे ऑप्शन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे सेक्टर फंड। उसी तरह से डेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा डेट पेपर सबसे अच्छा होगा, डेट म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा होगा। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे ऊपर होगा ओवरनाइट फंड, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन का होता है, 1 दिन। तो जनरली जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, मतलब बड़ा अमाउंट है उनके पास, 1 दिन का भी उनका अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, तो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है ओवरनाइट फंड। मतलब वेरी शॉर्ट, सिर्फ 1 दिन का मैच्योरिटी है। तो अगर कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करना है ना, 2, 3, 4 दिन, तो ओवरनाइट फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड आएगा लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जनरली ये वैसे डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका मैच्योरिटी 91 डेज का होता है, दैट इज़ अबाउट 3 मंथ्स का होता है। तो लिक्विड फंड में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर कुछ मंथ्स का है ना, मतलब 3-4 महीने का, 5-6 महीने का, तो वहाँ पे लिक्विड फंड को कंसिडर किया जा सकता है। किस तरह का रिटर्न अभी इसमें आ रहा है ये भी आगे मैं बताऊँगा, रफली आपको आइडिया मिलेगा। और उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड आ गया। तो यहाँ पे 6 to 12 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चले रफली। अब यहाँ पे अगर 1 ईयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा डेट में और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लाइक बैंकिंग और PSU फंड है। तो देखिए, ये वैसे फंड्स होते हैं ना जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 80% वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बैंक्स या फिर PSUs या फिर PFIs द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड,
तो यहाँ पे मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट उस तरह के बॉन्ड्स में होता है जिसका क्रेडिट रेटिंग एटलीस्ट AA+ जरूर हो, दैट इज़ 80% से या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रिपल या AA+ रेटेड पेपर्स में होता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सेफ्टी वाइज ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद होता है क्रेडिट रिस्क फंड ना, इसमें मिनिमम 65% वैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ की डबल या फिर उससे कम का रेटिंग हो। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे रेटिंग काफ़ी कम होता है। यहीं पे क्रेडिट रिस्क वाले फंड्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग ख़राब है। तो अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इससे आप अवॉइड कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स को। और अगर आप डेट में भी ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तभी यहाँ पे आप जाएं। इसके अलावा आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। तो देखिए डायनेमिक बॉन्ड फंड नाम से ही क्लियर है ना कि इंटरेस्ट रेट में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये अपना ड्यूरेशन चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, वहाँ से नीचे आने वाला हो, जो कि फ़िलहाल हो रहा है, तो यहाँ पे वैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ताकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो रिटर्न बढ़कर आए। और उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा उस समय ये जो भी ड्यूरेशन है उसको कम कर लेंगे। डेट का नेक्स्ट कैटेगरी है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। देखिए ये फंड्स टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो इशू किया जाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करता है डेट ना, उसको बोलते हैं GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और स्टेट्स जो इशू करते हैं उसे बोलते हैं SDL दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यही होगा। तो गिल्ट म्यूचुअल फंड में हमेशा ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट्स सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा हो, जो कि अभी फिलहाल हो रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल गिल्ट फंड्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे रिटर्न्स थोड़े बढ़कर आएंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाकर ऊपर जाने वाला हो तो गिल्ड फंड्स में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वहाँ कई केसेस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ हद तक कम हो सकता है। तो ध्यान में रखें, गिल्ड फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो देखिए अभी जो भी डेट फंड्स के बारे में बताया, तो देखिए अगर आप अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपका ना 2, 3, 4, 5 मंथ्स का होराइजन है तो वहाँ पे लिक्विड फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन ना अबाउट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के आसपास है, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो गिल्ट फंड को भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग का क्वेरी आता है कि भाई आप बोल रहे हो ना 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स होराइजन आपका बता रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि उसी में उसके बाद हमें बेच देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में बोल रहा हूँ कि 1 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 साल के बाद आप बेच ही दें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसको अगर आप चाहें तो 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर हमेशा के लिए रख सकते हैं। अगर आप लिक्विड फंड्स में भी 1 ईयर, 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, जब तक चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम सिर्फ मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे रिटर्न में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप ज़्यादातर फंड्स को, डेट फंड्स को कंसिडर करेंगे तो किस तरह का रिटर्न आ रहा है रफली मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी देखिए म्यूचुअल फंड है तो किसी तरह की कोई गारंटी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसी तरह का रिटर्न आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। लेकिन हाँ, इक्विटी की तरह ऑफकोर्स यहाँ इक्विटी मार्केट से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट का गेम है, जैसा मूवमेंट होगा उसके आधार पर ही रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो इक्विटी के मुकाबले यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है रिटर्न का। ऑफकोर्स इक्विटी की तरह रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करें यहाँ पे। तो देखिए लिक्विड फंड्स फिलहाल अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादातर लिक्विड फंड्स को तो 7% से लेकर 7.5% के आसपास का इस रेंज में रिटर्न ये जनरेट कर रहे हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को अगर आप देखेंगे तो अबाउट 7.5 से 7.8% के आसपास के रेंज का ये रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को देखें तो रफली अबाउट 8% से लेकर 8.5% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और गिल्ड को देखें तो ना कोई 8% के आसपास, कोई 8.5% के आसपास और कोई 9% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा ना, तो वैसे फंड्स जहाँ की मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न और बढ़कर आएगा।
ठीक है। तो जैसे लिक्विड फंड का तो ये सब का जो ड्यूरेशन बहुत कम हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मे बी जो 7.5% आ रहा है अगर घटने लगे तो मे बी 8% के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा तो चांसेस बहुत कम है। उसी तरह से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी ड्यूरेशन यहाँ भी कम होता है, तो यहाँ भी थोड़ा बढ़कर आएगा। शॉर्ट टर्म का भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, तो यहाँ भी थोड़ा जो भी रिटर्न है उससे थोड़ा बढ़कर आने का उम्मीद है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ध्यान में रखें। उसी तरह से गिल्ट में अगर आप देखें तो वैसे गिल्ट फंड जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, बहुत सारे आपको फंड्स वैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे रिटर्न और बढ़कर आएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि भाई लोअर डबल डिजिट के आसपास का रिटर्न आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो वहाँ पे रिटर्न बढ़कर आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि गिल्ट रिस्की है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगा तो वहाँ पे आपके रिटर्न कम होने लगेंगे और कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे एक और आप लोग का क्वेरी आता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इक्विटी मार्केट तो ऑफकोर्स जिस तरह का मार्केट हमेशा हम लोग बोलते हैं भाई लमसम ना करें आप, SIP STP। डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैसे FD में आप एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ भी अगर आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट की तरह वोलाटाइल नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा 10-15% नीचे चला गया या फिर अचानक 10-15% ऊपर चला गया, उतना ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लमसम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और टैक्सेशन तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसी के अनुसार यहाँ पे टैक्स लगता है। जैसे FD में टैक्स लगता है ना, उसी तरह से यहाँ भी आपको टैक्स लगेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।